हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आपने एफएफ की लिंक क्यों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर नहीं की है। तो गाइज़, ये कोई फंक्शन एफएफ नहीं है। हमेशा की तरह मैं जो स्टोरीज़ पढ़ती रहती हूँ उनमें से ही एक स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए मेरे पास इसकी कोई लिंक नहीं है। ओके, तो इसकी कोई लिंक तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और बहुत लोगों ने ये भी बोला कि एशियन ड्रामा लवर्स फ्री पर जो मैं मंगा शेयर कर रही थी वो बीच में क्यों रोक दिया था, क्योंकि इस पर मुझे स्ट्राइक मिल गया था। 2 स्ट्राइक आ गए थे और आपको पता ही है 3 स्ट्राइक लगातार आ जाएं तो चैनल बंद हो जाता है। एक चैनल मेरा पहले भी बंद हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा था कि अब ये 2 स्ट्राइक आ गए हैं तो इस चैनल पर अब कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उसके स्ट्राइक भी हट चुकी हैं, तो अब मैं उस चैनल पर पोस्ट कर सकती हूँ। तो आप लोगों को जल्दी ही मंगा के आगे के पार्ट्स उस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ भी मुझसे कनेक्टेड रहना। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और वीइंग के बीच में 1 इंच का फासला ही रह गया था। वांग जी ने वीइंग को कॉटेज वॉल पर पुश कर दिया था और अब वो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक था। वीइंग वांग जी की आंखों में थर्स्ट देख सकता था। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। इस पर वांग जी कहता है, तुम्हें इस वक्त तो मुझसे बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए विविशन। तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे वैम्पायर की थर्स्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्हें और भी ज़्यादा ब्लड पीने का मन करता है। तुम्हारे ब्लड से जो खुशबू आती है ना, वो हमेशा ही मुझे अपनी तरफ खींचती है। मैं कितने लंबे समय से ये करना चाहता था। वीइंग को ऐसा लग रहा था जैसे किंग एकदम डिफरेंट पर्सन बन चुका है। उसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन आज दिख रहा था वो वीइंग ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक बार फिर वांग जी से कहता है, मुझे जाने दो। वांग जी एक बार फिर उसे इग्नोर करता है। उसके हाथ वीइंग के शोल्डर्स पर थे। वीइंग हार्ड फोर्स के साथ उसे पीछे की तरफ पुश करता है, पर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। अब वीइंग पैनिक करने लगा था क्योंकि वांग जी उसके नेक के नज़दीक आ रहा था। उसके नज़दीक आते आते वांग जी कहता है, तुम बहुत टेम्पटिंग हो विविशन। वीइंग एक बार फिर कहता है, प्लीज़ कुछ मत करना। पर उसका इस बार कुछ भी कहना काम नहीं आता, क्योंकि वांग जी ने अब वीइंग के नेक पर सीधे किस कर लिया था। वीइंग के स्टमक में जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। पूरी बॉडी में प्लेजर वेव्स दौड़ने लगी थी। पर वांग जी केवल यही शांत नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। वो एक बार फिर अपनी बॉडी को वीइंग पर पुश करता है और बिना किसी वार्निंग के वो अपना माउथ खोलता है और वीइंग के नेक पर बहुत हार्डली बाइट कर लेता है। वीइंग को अपनी सेंसिटिव स्किन पर वांग जी के टीथ फील हो रहे थे। अब उसे पेन फील हो रहा था, सिर्फ अपनी नेक पर ही नहीं बल्कि उसे अपनी पूरी बॉडी ऐसी फील हो रही थी जैसे किसी ने उसमें आग लगा दी हो। वो अपने स्क्रीम को नहीं रोक पाता और जोर से चिल्लाता है। दर्द बढ़ता जा रहा था और वांग जी अपने थर्स्ट को मिटा रहा था। पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि चिल्लाते चिल्लाते वीइंग कब बेहोश हो गया उसे पता भी नहीं चला। वीइंग को जब होश आया, अपने आसपास उसे केवल अंधेरा दिख रहा था, जिससे वो एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड ही रह गया था। और फिर उसे वो सारी हॉरिबल मेमोरीज याद आ गईं कि एक दिन पहले क्या क्या हुआ था, या फिर उसे बेहोश हुए 1 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। उसे केवल इतना याद था कि किंग ने उसका खून पी लिया था। वो बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई और वो बेहोश हो गया। अब वो रिग्रेट कर रहा था कि क्यों वो राजा के साथ शॉपिंग करने के लिए आया। एक डेथली क्रिएचर के साथ पूरी रात उसने अकेले कैसे बिताई। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न था। उसने हमेशा से सपना देखा था कि कब वो किले से बाहर निकल पाएगा, और जब वो किले से बाहर कल निकला भी तो उसके साथ इतनी डरावनी इवेंट्स हुई। आंखें वीइंग ने अभी भी बंद रखी हुई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो आंखें तक नहीं खोलना चाहता था। आसपास की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। किंग की बेडशीट की लेवेंडर सेंट भी वो स्मेल कर सकता था। इसका मतलब था कि वो किले में वापस आ चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो किंग के रूम में है, उसी के बेड पर। अचानक से कोई उसे 1 ग्लास पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता है। एक बार फिर से बिना अपनी आंखें खोले ही वीइंग पानी पी लेता है। पूरा पानी पी लेने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसने अभी पिया वो पानी नहीं था, क्योंकि पानी तो टेस्टलेस होता है
और जो लिक्विड अभी उसने लिया वो थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा खट्टा था। कहीं किंग ने मुझे जहर तो नहीं पिला दिया। ये सोचते ही वियिंग एक झटके में अपनी आंखें खोल लेता है। वियिंग को वही आइस दिखाई देती हैं जो कल गोल्डन वाटर की तरह हो गई थी, एक ब्राइट सन की तरह। वही आंखें जिनमें कल उसके लिए सिर्फ थर्स्ट दिख रहा था। ग्लास में जो लिक्विड था वो अभी भी वियिंग के लिप्स से टच हो रहा था। वांग जी अभी भी उसे वो लिक्विड पिला रहा था। वियिंग जेंटली ग्लास हटाने की कोशिश करता है पर वांग जी नहीं हटने देता। इस बार वियिंग वांग जी का हाथ झटक देता है जिससे वो सारा लिक्विड उसके ऊपर गिर जाता है। वांग जी तुरंत बेड से उठ जाता है। वियिंग खुद को फोर्स करता है बेड से उठने के लिए, हालांकि अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बेड से उठता है और वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता है। वांग जी अपने एंग्री फेस के साथ उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या किया तुमने? वियिंग कहता है, मुझसे दूर रहो। वांग जी कहता है, क्या तुम प्लीज अपनी हरकतें बंद करोगे? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। तुम अभी इस लायक नहीं कि खुद से ये लिक्विड पी सको। वियिंग कहता है, और इसमें है क्या? ये पानी तो नहीं है। तुमने क्या मुझे पिलाया अभी की अभी वांग जी? वांग जी कहता है, ये एक पावर ड्रिंक है जिससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। यही मुझे डॉक्टर ने बताया। मैं तुम्हें कोई जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। वियिंग कहता है, अगर तुम कर भी रहे होंगे तो मुझे ये जानकर कोई सरप्राइज नहीं होगा। वांग जी उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें यही लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं तुम्हें जान से मारना चाहता तो मैं बहुत लंबे समय पहले ही ये कर चुका होता। मुझे अपने दुश्मनों के साथ खेलना पसंद नहीं है। एक बार जब मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ तो फिर उन्हें जान से मार कर ही रहता हूँ। कल जो भी कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं भूखा था। मैंने बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं था और मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। जब मैंने तुम्हें बेहोशी की हालत में देखा तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था। इसलिए जैसे ही मेरे गार्ड्स वहाँ पहुँचे मैं तुरंत तुम्हें यहाँ किले में लेकर आया और यहाँ मैंने ह्यूमन डॉक्टर को बुलवाया। पर शायद सब कुछ मेरी गलती थी। मुझे रिग्रेट करना ही नहीं चाहिए था। कल तुम्हारे जो भी स्टूपिड एक्शंस थे उसके लिए तुम वो डिजर्व करते थे। अगर मैं टाइम से नहीं आया होता तो वैसे भी तुम्हें वो ड्रंक वैम्पायर खा चुका होता। वियिंग इस वक्त इतना वीक था कि उसे किंग के वर्ड्स भी ठीक से समझ नहीं आ रहे थे। उसे सफोकेटिंग फील हो रहा था। अचानक से वो अपना सिर पकड़ लेता है। वांग जी उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें अभी स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी बहुत वीक है। गहरी सांस लो विभूषण, काम डाउन हो जाओ। कल जो भी कुछ हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वियिंग अपनी सारी हिम्मत लगाकर वांग जी से कहता है, मुझसे दूर रहो। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, पर तुम प्लीज़ बेड पर जाकर बैठ जाओ। ज़्यादा स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। वियिंग बेड की तरफ जाने लगता है पर अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है जिससे वांग जी तुरंत उसे पकड़ लेता है। वांग जी का टच वियिंग को हर बार एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता था जिससे अब उसे डर लगता था। एक बार फिर वो वांग जी से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा ना मुझे टच मत करो। वांग जी एक बार फिर उससे कहता है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम करो। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद वियिंग को एक बार फिर किसी का प्रेजेंस अपने आसपास फील हो रहा था, पर वो श्योर था कि किंग उसके आसपास भी नहीं है। ये बात उसे रिलैक्स कर रही थी, लेकिन तुरंत ही वो टेंस्ड हो जाता है कि अगर किंग उसके आसपास नहीं है तो यहाँ किंग के रूम में और कौन हो सकता है। वियिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और बेड पर बैठ जाता है। सरप्राइजिंगली अब उसकी मसल में उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, पर उसे अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, जैसे उसके अंदर अचानक से कोई एनर्जी आ गई हो। उसका विजन भी पहले से बहुत बेटर हो गया था। कर्टेन्स के बाहर अब उसे बालकनी का व्यू एकदम क्लियर दिख रहा था। उसे बहुत दूरी पर पेड़ दिखाई दे रहे थे जो उसे पहले नहीं दिखते थे। बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और साउंड एकदम क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक डिफरेंट पर्सन बन चुका हो। तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े लैन शिचैन पर पड़ती है, जो वियिंग को होश में आता हुआ देखकर उससे पूछता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है विभूषण? आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत बेटर फील हो रहा होगा, इतना बेटर कि तुम्हें पहले कभी फील नहीं हुआ होगा। एक्चुअली तुम्हें इस चीज़ से सरप्राइज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जल्दी ही तुम कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दोगे जो तुमने पहले कभी नहीं की होंगी।
जैसे कि मीलों दूरी पर से भी आवाज़ों को एकदम क्लियर सुन पाना। और शायद तुम स्पाइसी फूड से कुछ समय के लिए दूर ही रहना चाहोगे। स्पाइसी फूड से तुम्हारा टेस्ट इतना ख़राब हो जाएगा कि तुम वॉमिटिंग करना चाहोगे। ये सब सुनकर विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि स्पाइसी फूड तो उसे बहुत पसंद है। वो स्पाइसी फूड से वॉमिटिंग कैसे कर सकता है? तभी वो शिचैन से कहता है, क्या मैं अब एक वैम्पायर बन गया हूँ? क्योंकि वांग जी ने उसे बाइट कर लिया था और उसका ब्लड पी लिया था, तो विंग के मन में सबसे पहले यही ख्याल आया, क्या वो भी अब उन लोगों की तरह वैम्पायर बन जाएगा? लैन शिचैन तुरंत उससे कहता है, नहीं नहीं, तुम कोई वैम्पायर नहीं हो, पर कुछ और है जो शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पर प्लीज ये सुनकर घबरा मत जाना। विंग हाँ में सिर तो हिला देता है, पर वो ऑलरेडी घबराने लगा था। लैन शिचैन उसे बता देता है, वांग जी ने अपना कुछ ब्लड तुम्हें दे दिया है। विंग कहता है, और इसका मतलब क्या है? लैन शिचैन कहता है, वांग जी को अपना कुछ ब्लड तुम्हें पिलाना पड़ा, क्योंकि ह्यूमन डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बॉडी वीक होती जा रही है, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तुम्हें बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था कि कोई ना कोई तुम्हें अपना खून दे दे, और मेरे भाई को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी में किसी और का खून जाए, इसलिए उसने अपना खून तुम्हें दे दिया। पर तुम चिंता मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक वैम्पायर हो, क्योंकि वैम्पायर बनने के लिए उस ब्लड में एक स्पेशल वेनम होना चाहिए, जिसे वैम्पायर्स कंट्रोल कर सकते हैं। वो चूज़ कर सकते हैं कि वो ह्यूमन को अपना ब्लड देते वक्त उस वेनम को भी देना चाहते हैं या नहीं, और वांग जी ने भी अपने उस वेनम को कंट्रोल कर लिया था। इसलिए तुम कोई वैम्पायर नहीं हो, तुम अभी भी एक ह्यूमन ही हो। विंग एक गहरी सांस लेता है ये सुनने के बाद कि वो कोई वैम्पायर नहीं है। वो कभी भी एक वैम्पायर नहीं बनना चाहता था, एक ऐसा डेडली क्रिएचर जिसे दूसरों की कोई परवाह ही नहीं है। और जैसे कि लैन शिचैन ने विंग के माइंड को रीड कर लिया था, क्योंकि उसके माइंड को रीड करने पर शिचैन का फेस एकदम सैड दिख रहा था, और वो विंग से कहता है, आई नो तुम हम वैम्पायर से बहुत नफरत करते होंगे। मेरा विश्वास करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वैम्पायर से नफरत करता, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता विभूषण। विंग कहता है, मैं कितने लंबे समय से बेहोश था? लैन शिचैन कहता है, 3 दिनों से। सर्वेंट यहाँ आते थे, तुम्हारे कपड़े चेंज करते थे और तुम्हें क्लीन करते थे। वांग जी तुम्हारे नज़दीक बिल्कुल नहीं आया, शायद इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि तुम उसे देखकर डर जाओगे और तुम्हारी कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। कुछ समय बाद शिचैन एक बार फिर विंग से कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में अब वांग जी का ब्लड है, तो तुम सरप्राइज मत होना अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो उसके थॉट्स के साथ। विंग कहता है, इसका मतलब क्या है? शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, ये तुम अपने आप ही सॉर्ट आउट करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब तुम जाकर शावर ले सकते हो, आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या सच में, या तुम्हारे भाई ने मुझ पर नज़र रखने के लिए तुम्हें भेजा है? शिचैन कहता है, हाँ वो भी है, पर मैं सच में तुम्हारे साथ आज टाइम बिताना चाहता हूँ विभूषण। हम इतने बड़े किले में रहते हैं, यहाँ काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। विंग मन में सोचने लगता है, मैं उन प्लेसेस को देख भी लूँगा, तब भी क्या फ़ायदा जब मेरे पास बस कुछ महीने और बचे हैं ज़िंदा रहने के लिए। हालांकि वो शिचैन को मना नहीं करता। वो शावर लेता है, अपने कपड़े पहनता है और शिचैन के साथ बाहर निकल जाता है। विंग काफ़ी अमेज्ड हो गया था जब वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ हंड्रेड्स ऑफ वाइट कैंडल्स जली हुई थी। वहाँ काफ़ी सारी पिक्चर्स भी लगी हुई थी जो शायद रॉयल फैमिली की थी। लैन शिचैन कहता है, ये सब मेरे पूर्वजों की पिक्चर्स हैं और ये कोई नॉर्मल कैंडल्स नहीं हैं। ये कैंडल्स कभी भी मेल्ट नहीं होती, इन्हें मंत्र से लगाया गया है। अब वो लोग चलते चलते हॉल की तरफ आते हैं जहाँ एक दरवाजे पर बड़ा सा लॉक लगा हुआ था। विंग कहता है, उस दरवाजे के पीछे क्या है? शिचैन उसे बताता है, वहाँ अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। शायद वहाँ पुरानी राजकुमारियों की स्टोरीज हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली थी। विंग कहता है, सुसाइड कर ली थी, पर क्यों? लैन शिचैन कहता है, ये एक लंबी कहानी है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं है, मैं सुनना चाहूँगा कि क्यों उन्होंने सुसाइड कर ली थी।
लैन चिचैन कहता है, लंबे समय पहले एक राजा और रानी हुआ करते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये रूम स्पेशली उनका ही था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वो दोनों टाइम स्पेंड करते थे, इस दुनिया से बिल्कुल दूर। ये रूम उनका छोटा सा स्वर्ग था, क्योंकि किंग एक वैम्पायर था पर क्वीन एक ह्यूमन थी, एक ऑर्डिनरी सर्वेंट। लोग उनकी लव स्टोरी के अगेंस्ट थे, क्योंकि ह्यूमन को वैम्पायर वर्ल्ड में पैरों की जूती के समान समझा जाता था। पर किंग ने फिर भी उस क्वीन से शादी की। उसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इस बात को लेकर गांव वालों को किंग पर बहुत नाराजगी थी। उन्होंने पूरे किले को जला दिया। कुछ लोगों ने किंग की जान तक ले ली। ये सुनकर क्वीन का बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि ये सारी उसकी गलती थी। उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया और कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया, जिस वजह से कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। गांव वालों को उसकी कोई परवाह भी नहीं थी। उन लोगों ने भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी डेड बॉडी के साथ लोगों को उसके हाथों में एक लेटर मिला था। ये आज तक नहीं पता कि उस लेटर में ऐसा क्या था, पर जो भी कुछ था उसे जानने के बाद लोगों को अपने किए पर पछतावा हुआ। जब वो जिंदा थी तो किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर उसके मर जाने के बाद वो एक गॉडेस बन गई। तब से ये एक रिचुअल सी बन गई है। अगर बैटलफील्ड में किंग की डेथ हो जाए तो क्वींस सुसाइड कर लेती हैं। कितना अजीब है ना कि जब से किसी एक ने भी इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की। विंग कहता है, मुझे कभी भी नहीं पता था कि इस जगह के इतने सीक्रेट्स हैं, जिसमें इतने हॉन्टिंग पास्ट छुपे हुए हैं। लैन चिचैन कहता है, हर किसी का अपना एक पास्ट होता है विभूषण। वांग जी का भी है, जिस पास्ट ने उसे सिखा दिया है कि वो कभी भी अपने इमोशंस दूसरों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि इमोशन दिखाना उसके लिए एक कमजोरी है। मौत उसके दरवाजे पर रोज दस्तक देती है जब भी वो इस किले से बाहर निकलता है, क्योंकि उसके अनगिनत एनिमी बन चुके हैं। बहुत से लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, पर उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। उसे मौत से डर नहीं लगता, उसे बस फील करने से डर लगता है, इमोशंस से डर लगता है। जब से उसे वो छोड़ कर गई हैं। वही कहता है, क्या तुम उसकी मदर की बात कर रहे हो? और इससे पहले कि वो दोनों कुछ और बातें वहाँ कर पाते, गार्ड्स वहाँ भागे हुए आते हैं और लैन चिचैन से कहते हैं, योर मैजेस्टी, आपको जल्दी हमारे साथ किंग के बेडरूम में चलना होगा। वो लोग भागे हुए वहाँ जाते हैं तो देखते हैं हॉलवे में नी ह्वेसांग चला आ रहा था। उसने नशे में धुत वांग जी को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ टाइटली उसके कमर पर रैप्ड थे। ह्वेसांग कहता है, वांग जी ड्रंक है। मैंने उसे एक इन में देखा। वो पूरी तरह ड्रंक था, क्योंकि एक वैम्पायर को ड्रंक होने में बहुत समय लगता है, तो इसने काफ़ी सारी बॉटल्स ली होंगी जो ये इस हालत में है। चिचैन और वियिंग भी मदद करते हैं और वांग जी को बेड तक लेटाने में हेल्प करते हैं। वांग जी नशे में ही कहता है, ह्वेसांग, मैं कहाँ हूँ? मुझे फिर से उसकी एडिक्टिव सेंट क्यों फील हो रही है? उसे मुझसे दूर करो। वांग जी की आवाज़ में एक अजीब सा डर था। किस बात का डर था वियिंग ये नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वांग जी वियिंग को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाह रहा था। ह्वेसांग वांग जी की हालत देखकर लैन चिचैन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उसने इतनी ड्रिंकिंग क्यों की होगी? चिचैन कहता है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा है और ये जो भी कुछ है उसके लिए रियल लाइफ बैटल से भी डरावना है। कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, जो उसने ना ही ह्वेसांग के साथ शेयर की है और ना ही मेरे साथ। वो अपने माइंड में भी किसी को एंटर नहीं करने दे रहा है, पर शायद मुझे आइडिया है कि वो क्या बात है। ह्वेसांग पूछता है, ऐसा क्या हो सकता है? चिचैन कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। और वो वियिंग से कहता है, विभूषण प्लीज़ आज यहीं रहना और मेक श्योर करना कि ये रूम छोड़कर बाहर ना जाए और उसे कुछ भी स्टूपिड हरकत मत करने देना। मुझे नहीं लगता कि जितने नशे में वो है कल तक भी उठ पाएगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रूम के बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं, प्लीज़ ख्याल रखना। चिचैन और ह्वेसांग वहाँ से चले जाते हैं। वियिंग खड़ा होता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है, जैसा कि वांग जी हर रात किया करता था। शायद ये उसका कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर होगा। अब वियिंग अपने क्लोजेट की तरफ आ जाता है, क्योंकि सोने से पहले उसे अपने कपड़े बदलने थे। वो अपने कपड़े बदल ही रहा था कि तभी वो शावर की आवाज़ सुनता है। वांग जी बाथरूम में चला गया था और शावर ले रहा था। ओके गाइज, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।